अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद आकिब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ये एक टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इज सेड टू बी अ डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस आपका वर्किंग कैपिटल है। अब इसके एलिमेंट में क्या क्या शामिल होगा? करंट एसेट में आपके पास आ जाते हैं रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश, ये आपके करंट एसेट्स हैं। और करंट लायबिलिटीज में पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी मेन टाइप की करंट लायबिलिटीज हैं। तो दीज कैन बी सेड टू बी एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? ऑब्वियसली इसी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, यानी इन्वेंट्रीज को, रिसीवेबल्स को, पेबल्स को, बैंक ओवरड्राफ्ट को मैनेज करना, ये सब आपके पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। या आप इसे कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या रिक्वायर करती है। क्या हमारे पास बहुत ज्यादा करंट एसेट होने चाहिए या बहुत कम करंट एसेट होने चाहिए? तो लेट्स कंसिडर कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा करंट एसेट हैं, तो वी नो दैट जितने ज़्यादा एसेट रिक्वायर्ड होंगे, उन एसेट्स को खरीदने के लिए उतना ज़्यादा फाइनेंस भी रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हमारे पास करंट एसेट ज़्यादा चाहिए तो करंट एसेट के हवाले से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हायर द करंट एसेट वुड बी, हायर वुड बी द फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट। और अगर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट हाई होगी तो ऐसी सूरत में आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट या बोरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज बोरिंग कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट होगा? प्रॉफिटेबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो हम कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में प्रेफरेबल ये है कि हमारे पास कम से कम करंट एसेट हो, कम इन्वेंट्री हो, कम रिसीवेबल हो, बट हाउ मच लेस, कितने कम? This can be a question which is answered later. Now, after asset, what about liabilities? अगर हमारे पास एसेट कम से कम होना बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बेटर है, तो व्हाट अबाउट लायबिलिटीज? फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने सप्लायर से एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म नेगोशिएट कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है या नहीं? तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल है। अगर आप अपने सप्लायर से एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड जो है वो नेगोशिएट कर लेते हैं, तो उतने अरसे के लिए आपको फंडिंग रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होगी, आपको फंड्स नहीं चाहिए होंगे। और अगर आपको फंड्स नहीं चाहिए होंगे उस अरसे के लिए, तो आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। बोरोइंग कॉस्ट के रिड्यूस होने का प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट होगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। यानी करंट एसेट का इंक्रीज होना, हायर लेवल पे होना, बिजनेस के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक रिस्की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि करंट एसेट्स हमारे कम से कम होने चाहिए। और लायबिलिटीज का हायर होना बिजनेस के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत बेटर है कि हमारे पास हमारी जो है कॉस्ट रिड्यूस होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो इट मीन्स लायबिलिटी हमारे पास कम से कम होनी चाहिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब हम ये बात करेंगे अगेन कि कितनी लायबिलिटी जो है मैक्सिमाइज हो, कितनी इंक्रीज लायबिलिटी हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। लिक्विडिटी किसे कहेंगे? इंश्योरिंग सफिशिएंट लिक्विड एसेट टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। इतने लिक्विड एसेट हमारे पास मौजूद हों कि हम इंसॉल्वेंट ना कंसिडर किए जाएं, हमें कोई इंसॉल्वेंसी का रिस्क ना हो। एंड व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? इन्वेस्टिंग लेस इन लिक्विड एसेट्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न। हम लिक्विड एसेट में कम से कम इन्वेस्ट करें ताकि हमारे पास रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो। सो देयर कुड बी अ प्रॉफिटेबिलिटी, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है बिजनेस में। देयर कुड बी अ प्रॉफिटेबिलिटी एट एक्सपेंस ऑफ लिक्विडिटी। मैनेजमेंट ऐसे भी डिसीजन ले सकती है कि जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास इंप्रूव हो, लेकिन एट एक्सपेंस ऑफ लिक्विडिटी।
और ऐसे भी डिसीजन लिए जा सकते हैं कि जहां पे लिक्विडिटी आपकी इंप्रूव हो एट एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जिन्हें हम आगे सिचुएशन को विद एग्जांपल कंसीडर करेंगे। सो द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा लेवल पे हमें वर्किंग कैपिटल अपना मेंटेन रखना है। करंट एसेट ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, लायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, जैसे कि नेचर ऑफ इंडस्ट्री, लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी एंड अनसर्टेनिटी। अब इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ इंडस्ट्री, नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या रिटेलर बिजनेस है, ऐसी सूरत में हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है वर्किंग कैपिटल की। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारे पास रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री दोनों की हायर रखने की रिक्वायरमेंट है। हायर वुड बी द रिसीवेबल, हायर वुड बी द इन्वेंट्री। जबकि रिटेलशिप के बिजनेस में, फूड रिटेलर के बिजनेस में, आपके पास रिसीवेबल जो है उसकी हाई रिसीवेबल की डिमांड नहीं होती, हाई रिसीवेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनफैक्ट आपको सिर्फ हायर इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना होता है। सो जहां पे आपके पास इन्वेंट्री और रिसीवेबल दोनों हायर रिक्वायर्ड हैं, वहां पे आपके पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। जहां पे आपको सिर्फ इन्वेंट्री को हायर लेवल पे रखना है, आपको सारी जो है वो सेल्स कैश पे हो रही है, वहां पे आपके पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। इसी तरह हम बात करते हैं अबाउट द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स में इजाफा हो जाता है, लेट्स से सेल में 30% इजाफा हो गया, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? सेल्स में इजाफा जब होगा तो आपको गुड्स ज्यादा परचेज भी करनी पड़ेंगी। गुड्स ज्यादा परचेज करेंगे तो आपके पेबल्स में इजाफा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ सम मोर बिजनेस एक्टिविटी इन फ्यूचर, इस एक्सपेक्टेशन में कि फ्यूचर में बिजनेस एक्टिविटी आपकी मजीद इंक्रीज हो सकती है, आप ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन रखेंगे ताकि आप कस्टमर की अनएक्सपेक्टेड डिमांड को भी पूरा कर सकें। तो इस तरह आपके पास इंक्रीज इन सेल से आपकी गुड्स सेल जब ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो जाएंगे, आपके पेबल ज्यादा इंक्रीज होंगे क्योंकि आप जो है चीजें ज्यादा परचेज कर रहे हैं। साथ में आप इन्वेंट्री भी ज्यादा मेंटेन रखेंगे इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड बाय कस्टमर। तो ये काफी ज्यादा आपका डिफरेंट इफेक्ट होगा। यही चीज आपके पास डिक्रीज इन सेल्स के हवाले से एक डिफरेंट इम्पैक्ट को शो कर सकती है, एक डिफरेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को शो कर सकती है। कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी, अगर कंपनी बहुत ज्यादा जेनरस किस्म की पॉलिसी अडॉप्ट करती है, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड अलाउ करती है अपने कस्टमर को, तो इसका मतलब है उनकी इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल बहुत ज्यादा हाई रिक्वायर होगी। और अगर एक कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो उन्हें इतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इन्हें इतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर नहीं है। इसी तरह सिचुएशन है अनसर्टेनिटी। इफ यू आर सर्टन कि आप जिस सप्लायर से चीजें खरीद रहे हैं, आप जब भी उसे ऑर्डर देंगे वो उसी वक्त चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा, तो ऐसी सूरत में आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की या रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर अनसर्टन, तो आप तो मेंटेन करेंगे, इन्वेंट्री लेवल ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करेंगे ताकि आप अनसर्टन सिचुएशन में भी अपनी बिजनेस की लॉस ऑफ गुडविल का बायस ना बने। तो कस्टमर आपसे डिमांड करे और आप उसे चीजें प्रोवाइड ना कर सकें तो क्या होगा? लॉस ऑफ गुडविल होगी। लिक्विडिटी, आर वी सॉल्वेंट और नॉट, ये कैसे डिसाइड हो कि वी आर सॉल्वेंट और नॉट? इसके लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि कैन वी पे आवर बिजनेस बिल्स व्हेन दे फॉल ड्यू, और सेकंड ये कि कैन वी मीट डिमांड फॉर कैश ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, कि आपके पास ग्रोथ पीरियड है, एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म हो रही है, उस पीरियड में फिर कैश की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, तो क्या हम वो कैश की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं? अब हमारे पास लिक्विडिटी को मेंटेन करने के डिफरेंट सोर्सेस हैं। कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश सेल, और कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। अब हम कंसिडर करते हैं सिचुएशन लाइक प्रॉफिटेबिलिटी एट द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल, रिसीविंग बल्क परचेज डिस्काउंट्स, रिसीविंग बल्क परचेज डिस्काउंट।
हम अपने सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिट है, बट इस डिस्काउंट को रिसीव करने के लिए हमें कैश की फौरी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इन द मीन वाइल अपनी कैश की ज़रूरत पूरी करने के लिए माइट भी हमें लोन लेना पड़े, जिसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो हमारे पास पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हमें कंपेयर करना होता है कि कितना हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमें कितनी इंटरेस्ट की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। कंपैरिजन करके हमने एक रिजल्ट शो करना है कि विच इज बेटर फॉर आवर बिजनेस। इसी तरह ऑफर करना क्रेडिट टू कस्टमर्स, कि एक मार्केट है कि जहां पे सप्लायर्स 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड अपने कस्टमर्स को अलाउ करते हैं। अगर आप वहां पे उस मार्केट में कस्टमर्स को, उस मार्केट के जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें 4 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड अलाउ करें तो क्या होगा? बहुत से लोग चीजें आपसे खरीदेंगे, आपकी सेल्स बढ़ेगी। आपकी सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि सेल्स का डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट से, बट एट द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि आपको पैसे देर से मिलने हैं। आपने एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड अलाउ किया अपने कस्टमर को। सेम इसी तरह लिक्विडिटी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडर किया जाता है। ऑफरिंग अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टू कस्टमर, हम कस्टमर को अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दो, हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। तो ये हमारे लिए लॉस की सिचुएशन है, बट कैश रिसीव करने के लिए हम ये लॉस सस्टेन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है, बट एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में, कि जिसमें हमें ये मेंशन करना है कि ये डिस्काउंट जो है, जो हम अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, इसके नतीजे में हम कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट सेव कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज वर्किंग कैपिटल। देयर शुड बी क्लियर पॉलिसीज फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिन्हें हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ओवरव्यू के तौर पे हम इसे कंसिडर करें तो पहली बात यह है कि देयर कुड बी एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव पॉलिसीज। एग्रेसिव पॉलिसीज क्या हैं? चूज टू हैव लो वर्किंग कैपिटल देन राइवल्स, जो आपके कंपटीटर हैं उनसे कम आप वर्किंग कैपिटल रखें। इसमें आपके लिए रिस्क ज्यादा है लॉस ऑफ गुडविल का, लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा है। प्रॉफिट कैसे ज्यादा है? क्योंकि जब आप अपने पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लो रखेंगे तो ऐसी सूरत में उसको फाइनेंस करने के लिए कम कॉस्ट बर्दाश्त करनी होगी। अब इसका मतलब क्या है एग्रेसिव पॉलिसी का? कि यू आर मेंटेनिंग लेस इन्वेंटरीज, लेस अकाउंट रिसीवेबल, लेस कैश एंड मोर पेबल्स। अंडर इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है ऐसे वर्किंग कैपिटल में, जिसे अंडर कैपिटलाइजेशन या आउट रेटिंग भी कहते हैं। This results in low level of working capital कम रिक्वायर्ड है। आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि फाइनेंसिंग कॉस्ट आपकी कम खर्च होगी। वैसे लो लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल मींस कि आपके पास फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट कम है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम खर्च होगी। इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, बट देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ सिस्टम ब्रेकडाउन एंड लॉस ऑफ गुडविल। आपके पास अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ कस्टमर आप फुलफिल नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए लॉस ऑफ गुडविल है। Another advantage is easier with modern manufacturing techniques like just in time. Just in time एक सिचुएशन है कि जहां पे आप कोई भी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं रखते। यू आर सर्टन अबाउट योर सप्लायर कि आप जिस वक्त भी चाहेंगे सप्लायर आपको गुड सप्लाई कर देगा, तो आप चीजें मैन्युफैक्चर करके फौरन डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को, तो कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे। तो उस किस्म की मॉडर्न टेक्निक के साथ ये इन लाइन है अग्रेसिव पॉलिसी। कंजर्वेटिव पॉलिसी choose to have high working capital than competitors। इसमें रिस्क कम है बट प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। इट मींस कि आप इन्वेंट्री लेवल्स हायर लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, सेम फॉर अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश, बट पेबल्स आपके बहुत कम है। It also can be said that it is an overstatement in working capital, which is also termed as overcapitalization. It results in higher level of working capital, हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट, कि आपके पास अगर वर्किंग कैपिटल हाई लेवल पे मेंटेन किया जा रहा है
तो उसके लिए फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फंड ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड होंगे, फंड बोरो करेंगे तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी। दैट इज व्हाई हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट इज द फीचर ऑफ दिस कंजर्वेटिव पॉलिसी। रिड्यूस रिस्क ऑफ सिस्टम ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन नहीं होगा, लॉस ऑफ गुडविल नहीं होगी। पॉसिबल इन्वेंट्री आउटडेट ऑब्सोलेंसेस, आउटडेटेड होना इन्वेंट्री का ये पॉसिबल है कि आपके पास आपने इन्वेंट्री हाई लेवल पे मेंटेन रखी हुई है जो आउटडेटेड हो गई है। एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू कस्टमर डिमांड, और इसके अलावा आप कस्टमर की डिमांड के हिसाब से चीजें प्रोड्यूस नहीं कर रहे बिकॉज ऑलरेडी आपने काफी ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन की हुई है, आप उसी को सेल करना चाहेंगे, आप कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें प्रोड्यूस नहीं कर रहे। Working capital policies for different components can be different. Inventories, receivable, payable, जिन्हें हम आगे किसी लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू, एक सिंपल सी बात इनके हवाले से कंसिडर कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। लाइक अगर हम बात करें होल्डिंग इन्वेंट्रीज के हवाले से, टेकिंग टाइम टू पे बिल्स या अलाउइंग टाइम टू कस्टमर, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के लिए डिफरेंट आपके पास ये पॉलिसीज हो सकती हैं। लाइक एक सुपरमार्केट के बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो चीजें खरीदते हैं क्रेडिट पे और सेल करते हैं कैश पे, तो उनके पास कैश एक्सेसिव मौजूद है जो कि कहीं पे वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। होलसेलर की बात करें तो ये ऐसा पर्सन है जो खरीद रहा भी किसी बिजनेसमैन से है और बेच रहा भी बिजनेसमैन को है, तो ऐसी सूरत में इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। किस सूरत में? कि इसका जो सप्लायर है इसको कोई एक्सटेंडेड पीरियड अलाउ नहीं कर रहा और इसे फॉर सम रीजन अपने कस्टमर को एक्सटेंडेड पीरियड अलाउ करना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में इसे पैसे रिसीव नहीं हो रहे बट ही हैज टू पे अर्लियर, तो ऐसी सूरत में इसे कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह न्यू बिजनेस के हवाले से समझा जाता है कि न्यू बिजनेस का चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, सप्लायर उन्हें जो है वो एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स पे गुड सेल नहीं करते, जबकि कस्टमर एक नए बिजनेसमैन से ये चाहते हैं कि चीजें एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड पे हासिल करें, तो दैट इज वाई इसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो टाइप ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। Another aspect of managing working capital, another aspect of managing working capital is managing cash operating cycle. What is mean by cash operating cycle? It is said to be period between inflow and outflow of cash. Period between cash began to expended on production and cash collect from customers. इसके दरमियान का जो पीरियड है that is said to be cash operating cycle. अगेन हमारे पास लेवल ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे जिन्हें हमने पहले ही कंसिडर कर लिया है, लेकिन एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे कंसिडर करें तो इट कैन बी सेड कि हमारे जो डिसीजंस हैं प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी के डिसीजंस वो अफेक्ट करते हैं हमारी कैश ऑपरेटिंग साइकिल को। हमारे पास टर्म्स ऑफ ट्रेड अफेक्ट करती हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल को। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी यानी उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अफेक्ट करती हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल को। और नेचर ऑफ बिजनेसेस भी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आपकी कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्वाइट लेंथी होगी एज कंपेयर टू अ रिटेल फूड रिटेल बिजनेस के जो कि कैश पे सारी गुड्स सेल करता है। आपकी कैश ऑपरेटिंग साइकिल जिस वक्त आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, अमाउंट आप पे करते हैं, देन फिर आप रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वर्क इन प्रोग्रेस में, फिर फिनिश गुड में, फिर इन फिनिश गुड को सेल किया जाता है, रिसीवेबल जनरेट होते हैं, रिसीवेबल से पैसे रिसीव करते हैं और आपकी ये वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। Formula to calculate the working capital cycle या cash operating cycle is the average time raw material remains in inventory less the period of credit taken from supplier plus the time taken to produce the goods plus the time taken by customer to pay for goods. The longer the cycle, the more money is tied up. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन को। डू गिव योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज।